तो आप सभी की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और जो भर्ती बिजली विभाग में पिछले 2 साल से अटक रही थी, फाइनली आप सभी के सामने आ चुकी है। तो वेरी वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, जो मेहनत आपने की है वैकेंसी लाने में, अब उससे डबल मेहनत करनी होगी आपको उसमें अपनी एक पोस्ट जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी मेहनत को आप और हम मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके। ठीक है। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर होता क्या है वैसे? बेसिकली ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक डिवाइस है और एसी करंट को ही, मतलब एसी धारा या वोल्टेज को ही दोस्तों क्या करती है, कम या ज्यादा करती है। फाइनली बोले तो सिर्फ एसी वोल्टेज को, ठीक है, एसी वोल्टेज को ही कम ज्यादा करती है। ठीक है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन स्थैतिक प्रकार की एक ये युक्ति है। राधे राधे गौरव भाई। चलिए देखिए, अब इसके एक एक देखिए, मैं कुछ 15-20 टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स लेके आए उन पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक आप सभी के लिए ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर और उच्च स्तर से निम्न स्तर पर परिवर्तित करती है। ध्यान रखना दोस्तों, स्थैतिक युक्ति का मतलब जिसके अंदर कोई भी दोस्तों रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपका ट्रांसफार्मर एक तरीके से साइलेंस अवस्था में रहता है, उसमें कोई भी पार्ट मूव नहीं करता है, घूमता नहीं है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, 10-12 पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो कोई भाई ये नहीं सोचे कि डिटेल ही डिटेल है, क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद। चलिए, तो स्थैतिक है और निम्न स्तर से उच्च स्तर, यानी दोस्तों हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाली है। नो रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, यह केवल एसी पर वर्क करता है, डीसी पर नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ध्यान रखना कि यह सिर्फ एसी पर ही काम करेगा, डीसी पर नहीं। कोई भी क्लास छोड़ के ना जाए। ठीक है, 10-12 पॉइंट के बाद आपको सारी चीजें क्वेश्चन वाइज मिल जाएगी। चलिए, और शेयर कर देना सभी दोस्त। ठीक है, नए नए जो भी दोस्त जुड़ रहे हैं बिल्कुल शेयर जरूर करते रहा करो। देखिए, एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता है। अब उसके बारे में क्यों नहीं करता है, थोड़ा सा नीचे डिटेल देखिए, बताएंगे उसको भी दोस्तों। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि मान लीजिए कोई एक कॉइल है, उसके अंदर आपका विद्युत वाहक वाला आपने दोस्तों उसके अंदर दे रखा है, यानी उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर करंट जो जाएगी ना दोस्तों, उसकी वजह से उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें उसका चुंबकीय क्षेत्र मतलब बना रहता है। ठीक है, आसपास के क्षेत्र में, तो उस आसपास वाले क्षेत्र में जैसे हम दूसरी कोई कॉइल लाएंगे तो वो चुंबकीय बल का छेदन करेगी वो कॉइल, और उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। हाई टेंशन लाइन देखना दोस्तों, कहते हैं ना 1-1.5 फीट से खींच लेती है, जो 11 के भी 33 की भी चलती है दोस्तों, वो 1-1.5 फीट की दूर से खींच लेती है। क्यों खींचती है? क्योंकि उसका 1-1.5 फीट के एरिया में उसके अंदर जो करंट जा रहा है ना दोस्तों, उसका क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है, उसकी वजह से वो उसको खींच लेता है किसी भी चीज को। चलिए नीरज भाई हेलो, शेयर कर दीजिए और दोस्तों बने रहें, लास्ट में अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत समझ गए कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को लाया जाता है तो वो उसका छेदन करती है, और उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। कोमल ल्यामा मैम गुड इवनिंग, निशा जी गुड इवनिंग। चलिए राधे राधे मोहर भाई हेलो, नीरज जी, चलिए मीना जी शेयर कर दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ राम स्वरूप, सॉरी परमा, क्या नाम है इनका, गया गया रुको एक मिनट, परशुराम मीणा जी, हाँ परशुराम मीणा जी स्वागत है दोस्त। चलिए देखिए, अगर बात करें, ठीक है, इसके बाद अगली क्या है पॉइंट। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि यार उसमें तो कोई वो घूमता तो है नहीं कॉइल, फिर उसमें छेदन कैसे करता है? तो छेदन दोस्तों इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा आगे ना, दो चीजों के बारे में। आगे देखिए, यह एसी के शक्ति एवं आवृत्ति को नहीं बदलता है। ये चीज पॉइंट कर लेना दोस्तों कि पावर चेंज नहीं होती है और ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। चेंज होता है ओनली वोल्टेज। यदि वोल्टेज ऑप्शन में नहीं है तो आप करंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पे निर्भर करेगा। अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, अगर वोल्टेज नहीं दिया है तो आप करंट को कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज के कम ज्यादा होने से करंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट है, अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग जल जाएगी। देख लिए क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों कि इंपीडेंस मतलब जो अपना होता है ना एक्स की वैल्यू, ठीक है, रिएक्टेंस की वैल्यू, डीसी के अंदर रिएक्टेंस कैसे रहता है, शून्य होता है, जिसकी वजह से आपकी वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए कभी भी उसको डीसी सप्लाई नहीं देते हैं ट्रांसफार्मर को। आगे देखिए, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है, ये भी याद रखना है। और लास्ट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। ललित त्यागी जी राम राम दोस्त, नमस्कार सभी दोस्तों को। चलिए BBS3 टीवी भाई हेलो दोस्त, स्वागत है आपका भी। चलिए देखिए, तो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना दोस्तों। चलिए देखिए, आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं।
ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों जो सिद्धांत होते हैं दोस्तों, स्वयं प्रेरण और अन्योन प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन और दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पता है ना, भाई सेल्फ पे कौन करता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, और म्यूचुअल पे नॉर्मल वाले ट्रांसफार्मर सभी। बाकी लास्ट पॉइंट है आपके पास, KVA इक्वल होता है दोस्तों किलोवाट इंटू 5, और यहाँ पर 5 का मान दोस्तों क्या है, मतलब क्या है, पावर फैक्टर। तो ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि KVA को किलोवाट एम्पियर को आपको किस में चेंज करना है, KVA को किलो वोल्ट एम्पियर को, ठीक है, ये V है, ये W मैंने लिख दिया ना, किलो वोल्ट एम्पियर को दोस्तों किस में, किलोवाट में चेंज करना है। तो KVA को दोस्तों आप किस किलोवाट को आप क्या करोगे दोस्तों, इसको ये ना, इसमें भाग दे देना अपन को इसका 5 का, देन किलोवाट उसका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों KVA यदि निकालना है किलोवाट है तो मल्टीप्लाई में इस तरीके से ये रहेगा। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे, देखिए कई के दिमाग में आया होगा कि हम जब जनरेटर पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र मिल गया और इसमें एक रोटर को घुमाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मैं चलो एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा, बस बाकी स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके दोनों स्टेटर पे हैं, यहाँ पर एक कॉइल है, इसमें आपने करंट दिया तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में एक चालक को घुमाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, EMF जनरेट होता है। ये सिंपल सा बात है ना भाई, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत यही कहता है कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी चालक को घुमाओगे तो EMF जनरेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस चीज को कवर करना, यहाँ पर तो घुमाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो क्या कर रहा है, चालक को घुमाया जाता है और वो छेदन करता है फ्लक्स का, तो इसमें EMF जनरेट होता है, सही बात है। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या लफड़ा है कि यहाँ पर एक कॉइल है, इस कॉइल में आपने करंट दिया, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो यहाँ तक बन गया, और इसमें दूसरी कॉइल को लिया है तो उसमें भी जनरेट हो गया, जबकि इसमें कोई घुमाया नहीं जा रहा। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ बता सकते हैं कोई? चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि डीप वाली चीज है ये। ठीक है दोस्तों, EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, राजकुमार प्रजापति जी। ठीक है दोस्त, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, किसी को पता है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं दोस्तों तो कहते हैं कि रोटेशन करना पड़ेगा जब इसमें EMF जनरेट होगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि रोटेशन नहीं होता है कोई भी पार्ट, फिर भी EMF जनरेट हो रहा है। तो क्या कुछ समझ में आया, कुछ डिफरेंस पता है अभी क्यों नहीं हो रहा? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राम राय मीना जी, KVA इक्वल टू, हाँ यही तो पता ना, KVA इक्वल किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी ये गलत टाइप हो गया क्या, मेरे को भी ऐसे लगा कि किलोवाट याद करेंगे तो आपका KVA को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्लक्स से, ऐसा ही है ना दोस्तों, ये बटे में आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राम राय मीना जी, मुझे भी लगा रहा, बिल्कुल दोस्त सही कह रहे हो आप। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो चुकी है, तो किलोवाट इक्वल होगा दोस्तों आपका KVA मल्टीप्लाई, जब आप इसको इससे कर देंगे किससे, शक्ति गुणांक से, तो ये किलोवाट बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राम राय मीना जी, एकदम करेक्ट आपने याद दिला दिया दोस्त, मल्टीप्लाई नहीं, ये बटे में होगा दोस्त। चलिए जल्दी से बताइए, कोई बता पाएगा इस चीज को? हाँ, दक्षता होती है 90 से 98%। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको एक चीज क्लियर करा देता हूं, देखिए, और चीज अगर समझ में आ जाए, देखिए अब साइलेंटली सब देख लेना, चीज समझ में आ जाए तो लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है, ठीक है, और यह जरूर कर देना। देखिए दो चीजें होती है दोस्तों, एक बार सुन लीजिए आप सारे मेरे भाई, कि मान लीजिए ये आपका दोस्तों क्या है, DC का जनरेटर है। ठीक है दोस्तों, सुन लीजिए, DC का जनरेटर है, इस पे ये फील्ड पे वाइंडिंग हो गई, यहाँ भी वाइंडिंग हो गई, आपने इसको क्या दे दी दोस्तों, सप्लाई दे दी, यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, और इसके अंदर एक छोटा सा चालक, ठीक है, इस चालक को क्या किया जाएगा दोस्तों, घुमाया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, घुमाना पड़ेगा। अब घुमाना पड़ेगा, जब इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, EMF बनेगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना, यस कीजिए अगर ये चीज समझ में आ रही है तो। ठीक है, जनरेटर के आपको ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स बना इस कुंडली की वजह से, यहाँ पर जो वाइंडिंग की हुई है जिसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसको घुमाया जाता है तो इसमें EMF जनरेट होता है। बहुत अच्छा, यस करते जाएं और शेयर करते जाएं, और चीज अच्छी लगे तो लाइक करते जाएं। अब देखिए भाई, ट्रांसफार्मर जबकि उल्टा मामला है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, ये एक कोई वाइंडिंग है, मान लीजिए हमने इस वाइंडिंग में दोस्तों करंट दे दिया है, सप्लाई दे दी, मान लो इसका फ्लक्स इतना इतना जनरेट हो गया, भाई इसका क्षेत्र में कितना है, इतना है। अब इसी क्षेत्र में हम दूसरी वाली चीज को लाते हैं, दूसरी वाइंडिंग को, भाइयों ये कोई रोटेशन नहीं करती है, फिर भी इसमें EMF जनरेट होता है। क्या ये बात भी सही है क्या? हाँ, सिंथेटिक ऑयल लेते हैं मनोज जी, और सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, टॉपिक पे फोकस करें, जैसे जैसे क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन पूछते रहें। आप उठा के ट्रांसफार्मर कि भैया हमें ये रेशो बता दीजिए, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बता दीजिए, स्टडीज लॉस बता दीजिए, तो दोस्त फिर गप्पर सारा मतलब क्या है कि सारी क्लास मतलब बेकार हो जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखें और टॉपिक वाइज चलते रहें, चीजों को समझते जाएं। ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये सही है क्या? जल्दी से यस नो कीजिए कि मैं जो बताया कि इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसमें हम करंट देते हैं, और दोस्तों इसके चारों एक फ्लक्स बन जाता है, और उस फ्लक्स में ही दोस्तों एक दूसरी वाइंडिंग लाते हैं और उसमें भी करंट जनरेट हो जाता है, लेकिन जबकि इसमें घुमाते नहीं है, यहाँ पर घुमाते हैं। रीजन क्या है, कोई बताएगा?
कोई अगर सिंगल पर्सन हो दोस्त एक बार बता दीजिए मुझे। यस है, बिल्कुल आप सबका पता लग गया कि भाई दोनों चीजों में ओके है, लेकिन कोई बताएगा डिफरेंस किस चीज का है दोनों के अंदर? भाई एक में रोटेशन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। चलिए चलिए, नो सर। अगर चलिए एक बार यस नो तो करिए, किसको पता है किसको नहीं, चलो मत बताइए, यस या नो कर दीजिए। मेरे को पता है मेरे को नहीं पता है, यस और नो कहिए जल्दी से। नहीं पता है तो नो कर दीजिए और पता है तो यस कर दीजिए। मैं जब तक पानी पीता हूँ फिर देखिए इसका धमाकेदार तरीके से हम क्लियर करते हैं। और आज के बाद भूलना नहीं है लेकिन फिर, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है दोस्त। ओके चलिए, अधिकतर मेरे भाइयों को कोई पता नहीं है, लेकिन आज के बाद आप इस चीज को भूलोगे नहीं। देखिए दोस्तों, अब फोकस करना थोड़ा सा। हाँ अब देखिए, चलिए नो वाले दोस्तों को एक चीज बताऊंगा, क्या यहाँ पर दोस्तों आपको पता है डीसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है? यहाँ पर फील्ड को कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी। और डीसी कैसी चलती है दोस्तों? सिंपल वे में। डीसी कैसे चलती है? सिंपल वे में दोस्तों, डीसी सप्लाई देते हैं ना फील्ड को, ध्यान है। और यहाँ पर दोस्तों एसी चलती है, और एसी कैसे चलती है दोस्तों? कभी ऊपर कभी नीचे, यानी दोस्तों एसी तो खुद ही कम मतलब प्लस माइनस में चल रही है, तो वो घुमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ध्रुवता बार बार खुद ही चेंज हो रही है। यहाँ पर ध्रुवता चेंज कर रही है, इसको घुमाने की वजह से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, छेदन फ्लक्स खुद ही कर रहा है इस चालक का, ठीक है? मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, एसी सप्लाई देंगे और वो प्लस माइनस में चलेगी, तो उसको घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लक्स खुद ही चेंज हो रहा है बार बार। और कर देखिए, कभी प्लस की ध्रुवता इधर आ जाएगी, कभी माइनस की, तो ध्रुवता चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स घूम रहा है। फ्लक्स घूम रहा है तो भाई छेद, या तो देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, या तो आपका फ्लक्स घूमता रहे या चालक घूमे, दोनों एक साथ नहीं घूमने चाहिए ना भाई। दोनों एक साथ घूमेंगे तो भाई जैसे कहते हैं ना, एक दो बस चल रही हैं, अगर दोनों बस साथ साथ चल रही है तो पता लगेगा कि कुछ पता ही नहीं लगेगा कि चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन एक नहीं चलेगी एक चलेगी तो पता लग जाएगा। तो वही है कि सप्लाई कब जनरेट होगी, विद्युत धारा कब पैदा होगी, या तो आपका फ्लक्स घूमता हुआ रहे या आपका चालक, कोई दो एक चीज। यहाँ पर आपका फ्लक्स स्थिर रहता है क्योंकि प्लस से माइनस सेम चलती है दोस्तों, यहाँ पर आपका फ्लक्स घूमता रहता है, तो भाई आप चालक को नहीं घुमा सकते। डिफरेंस पता लगा? यस कीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, मेरे को पता लग गया होगा कि आप लगभग सब दोस्त समझ सकते हैं सप्लाई का ही अंतर है, और सप्लाई कैसे वर्क करिए ये भी चीज समझ में आ गई। आप कोई क्वेश्चन हो इस चीज से तो पूछिए जल्दी से, चलिए जल्दी से पूछ लीजिए। और आज के बाद भूलना मत मेरे भाइयों, कोई भी, ठीक है? बता देना किसी को भी, भैया इसमें स्थिर है इसलिए सप्लाई जनरेट हो रही है, और इसमें ये डीसी सप्लाई इस वजह से, ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए टॉपिक कई बार आपकी तरफ से याद आ जाता है क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं, तो इसलिए कमेंट्स करते रहा करो। कुछ टॉपिक हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं, वो याद आ जाते हैं आपके कमेंट्स वगैरह से। तो ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे पहले तो नहीं था कि बताना है, लेकिन अभी बिल्कुल याद आ गया है, तो ये टॉपिक आपको इसलिए बताया गया है। चीजें समझ गए? चलिए इसी बात पे कोई मेरा भाई अगर लाइक करना चाहे तो कर सकता है, वैसे डिसलाइक भी दे दिया है क्या? चलिए, किसी भाई को शायद समझ में नहीं आया, देखिए फिर, अब देखिए, चले फिर नेक्स्ट आगे चलें। देखिए दोस्तों, सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादा कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, सप्लाई का ही अंतर है यार, ठीक है? जो डिसलाइक देके गया भाई उसको बता रहा हूँ, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है मेरे भाई, डिसलाइक दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चीज को समझ जाइए बस। चलिए, चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, बस आपकी चीजें समझ में आ गई, हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ ट्रांसफार्मर के थोड़ा सा क्रोड वगैरह को देख लेते हैं, और फिर प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को देख के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा स्लो चलेगी, मतलब क्लास को थोड़ा लॉन्ग नहीं चलेंगे। AK कुमार जी स्वागत है। चलिए, सबको समझ में भी आ गया, तो नए दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर कर देना, सभी दोस्तों को बुला लेना। अब देखिए अगली क्लास में मैं नहीं चाहूंगा कि 20-25 लड़के हों, फिर नहीं तो फिर मजा नहीं आता दोस्तों, ठीक है? हाँ मीना जी, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? उसमें परमानेंट एक ही तरह की सप्लाई जाएगी, तो सेकेंडरी में जनरेशन ही नहीं होगा, और प्राइमरी में ही वो सारा वोल्टेज रहेगा, जिसकी वजह से आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल भी सकती है, ठीक है दोस्त? सेकेंडरी में भाई ट्रांसफर कैसे होगा? भाई आपने कहा कि वो प्लस माइनस में चलेगा ही नहीं, और सेकेंडरी वाइंडिंग घूम नहीं रही है, तो जनरेशन तो हो ही नहीं रहा ना सेकेंडरी वाइंडिंग में, और साथ ही साथ इंपिडेंस, सॉरी वो रिएक्टेंस की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग भी जलने का खतरा रहेगा, ठीक है मीना जी? चलिए, EMF क्या करें राम मीना जी? EMF उत्पादन करने के लिए ये तो चल का घुमाना है या, हाँ बिल्कुल राम मीना जी, दोनों में से किसी एक चीज को, या तो आप चालक को मूव कराइए या आप फ्लक्स को जनरेट मूव करा दीजिए। दोनों चीज एक साथ मूव कर गई तो भी आपका जनरेशन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज जनरेट हो, एक चीज घूमनी चाहिए, ठीक है? एसी बदलती रहती है सर, आपका क्या हो गया? थोड़ा सा कुछ नहीं दोस्त, थोड़ा आपके सामने, ये क्या है, क्लास में आप मानोगे झूठ, जैसे लाइव क्लास लेते ना तब इतना चिल्लाना नहीं पड़ता, इससे ज्यादा आवाज अब निकालनी पड़ रही है। 3rd फ्लोर पे बैठा हूँ, नीचे तक आवाज जाती है, सब बोलते हैं क्या भाई, तो पता नहीं ऑटोमेटिक आपके देख कर फ्लो भी बन जाता है। चलिए ठीक है, तो गले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और थोड़ा सा लगता है कि सर्दी भी लग गई, क्योंकि यहाँ गर्मी में पानी पी लेते हैं ना ठंडा, उसकी वजह से। चलिए अब देखिए, EMF दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, बिल्कुल राम मीना जी, या तो आप फ्लक्स को रंजिश कीजिए या फिर उसको आप चालक को घुमा के, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के भाग की बात करते हैं, जल्दी चलते हैं थोड़ा सा ना, इसका करना
ए में उत्पादन होता है। चलिए चलिए, ए क्रोड देखिए दोस्तों, ए इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। सिंपल सी बात है, क्रोड क्या होती है भाई? क्रोड जिन पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, और फ्लक्स का भैया ये किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन इस्पात की, जो मैग्नेटिक ज्यादा जनरेशन करता है। यानी आप देखिए, ऐसे आपने बना दी ये सी आकार के, इस पे वाइंडिंग लपेट दी, ठीक है, या फिर इनको इनको आपस में टच कर दिया जाता है ना, मतलब ये सी उल्टा, मैंने उल्टा बना दिया, देखिए इस तरीके से, ये सी इधर होगा, ये सी इधर होगा, फिर इन पे जनरेशन ऐसे वाइंडिंग लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पर आपका फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स इसके थ्रू, यानी सिलिकॉन इस्पात के थ्रू, भाई सिलिकॉन इस्पात है तो वो मैग्नेट के लिए अच्छा रहेगा, तो वो इसको फैलाएगा, इस सेकेंडरी तक ले जाने में मदद करता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों काम होंगे, रास्ता प्रदान कर देता है और वाइंडिंग को इसके ऊपर लपेट सकते हैं। चलिए अगला देखिए, पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2। हाँ देखिए, कुछ क्या कर रहे हैं सर, स्पार्किंग अपने पास, सर स्पीकर को अपने पास लगा करके अरे दोस्तों, क्या बताएं, अब स्पीकर खास नहीं है अपने पास, ठीक है, वो वैसा माइक नहीं है जो 2-3 हज़ार वाला है, अपने पास 150 रुपये वाला है, तो वो कितना ही पास कर लो, चिल्लाएंगे नहीं तो आवाज़ नहीं जाती उसमें, ठीक है। ओ ठीक है, चलिए देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखिए, यह परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, ठीक है, बिल्कुल परतदार सिलिकॉन इस्पात का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि छोटी छोटी लेयर होती है ना भाई, लेयर का ही तो बनते हैं भाई, आपका जैसे आप आर्मेचर बनाते हो, आपका आप कम्यूटेटर बनाते हो, तो क्या हो, लेयर पत्तियां, तो सारी पत्तियों को फिर क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, जिससे उसमें दोस्तों स्टेरिसिस लॉसेस, सॉरी एडी करंट लॉस कम से कम रहे, ठीक है। इसलिए तो परतदार यानी कि एक के ऊपर एक बना के सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है, जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, तो मैग्नेट ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करता है, जिसके कारण एडी व हिस्टेरिसिस हाथ से कम हो जाते हैं। एडी करंट तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये परतदार बनाई गई है, और हिस्टेरिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन मिलाया गया है इस्पात के अंदर, ठीक है। चीजें समझ में चाहिए दोस्तों कि एडी करंट के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। एडी करंट के लिए दोस्तों आपकी परतें हैं जो लेमिनेटेड रहती है, और हिस्टेरिसिस लॉस के लिए जिम्मेदार आपका सिलिकॉन, ठीक है। आवाज सही आएगी दोस्त, क्योंकि बहुत जोर से बोल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, कम नहीं आने देंगे आवाज। चलिए चलिए, आप देख लीजिए दोस्तों, चीजें समझ में आती जाए तो बिल्कुल एक थोड़ा थोड़ा यस करते जाएं, बताते जाएं ना, और कमेंट ज्यादा देख नहीं पाता क्योंकि फिर इधर का फ्लो खत्म हो जाता है। चलिए अगला लास्ट पॉइंट अपने पास, इसके लेमिनेशन की मोटाई भाइयों याद कर लेना, आंख बंद करके इसको याद ही कर लेना, 2.25 से 0.5 mm की, यानी जो लेमिनेटेड पत्तियां होती है ना, एक के ऊपर एक पत्तियां, उनके बीच में जो लेमिनेशन किया जाएगा, या फिर पत्ती की मोटाई, ठीक है, पत्ती की मोटाई 0.25 से 0.5 mm होती है। और यही यही दोस्तों जनरेटर की बात करें तो लगभग यही रहेगा, बस 0.5 की जगह 0.6 हो जाता है। तो जनरेटर की और ट्रांसफार्मर की में थोड़ा अंतर समझ लेना, ठीक है। हाँ डूंगर भाई नहीं आए ना। चलिए, ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल जाएगी, टेल मी सर। हाँ भाई जल जाएगी, क्यों जल जाएगी, क्योंकि उसमें दोस्तों आपका रिएक्टेंस नहीं मिलता है। अब रिएक्टेंस क्या होता है, तो एसी थोड़ी अच्छे से पढ़ाया था, जिनको भाइयों को पता होगा बिल्कुल, कि जो धारा के मान में परिवर्तन है उसका विरोध हुआ जाता है, और इसमें कोई विरोध नहीं होगा, ज्यादा करंट जनरेट होगा, उसकी वजह से आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए तो ये चीजें समझ में आ गई, याद करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, बस ये लास्ट स्लाइड है अपने पास, इसमें उसके बाद क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है, लेकिन जो आता है वो पूछ ली, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, दोनों ही किसकी बनती है, कॉपर की बनती है, ठीक है। कॉपर की जगह आ सकता है इनेमल्ड कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर भी आ सकता है, इसके साथ लिखा सकता है इनेमल्ड कॉपर वायर। इनेमल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जो वायर है ना उसके ऊपर वायरनेस लगा रहता है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनेमल्ड कॉपर वायर क्या चीज है, ठीक है। अगर देखिए ऑप्शन पे निर्भर करता है दोस्तों, बहुत चीजें होती हैं, हम पढ़ क्या लेते हैं और समझ कुछ और लेते हैं। अब आपको पढ़ा दिया मैंने कि प्राइमरी वाइंडिंग पे कॉपर की बनी होती है, अब वहां लिखा गया एक ऑप्शन में तो वही तांबा लिखा गया, मान गए भाई तांबा भी आ गया, और आपने भैया बिना सोचे समझे तांबे पे क्लिक कर दिया। लेकिन ए ऑप्शन में तांबा दिया था, बी में देखिए इनेमल्ड कॉपर वायर, मतलब कि लेमिनेटेड कॉपर वायर। अब आप दूसरे तक तो गए ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा था तांबा, हमने बताया आपको तांबा, आपने दो ऑप्शन देखा नहीं दूसरा, और आपने टिक मार दिया ए, और आपको मिल गया 0। नहीं दोस्तों, मेन जो आंसर होगा वो तो होगा इनेमल्ड कॉपर वायर, यानी लेमिनेटेड जो वायर जिसके ऊपर वायरनेस लगा होगा पहले से, ठीक है। तो वाइंडिंग में हमेशा लेमिनेटेड वायर ही यूज लिए जाते हैं, ध्यान रखना। आपकी चाहे कोई सी भी प्रकार की मोटर जो हम लेमिनेटेड करके, मतलब कोई सी भी वाइंडिंग बनाएंगे, किसी भी, जैसे आपके पंखों की भी वाइंडिंग हम बनाएंगे, तो वो भी सारी दोस्तों कैसे वायर की होती है, इनेमल्ड कॉपर वायर, जिनपे इंसुलेटेड चढ़ा होता है, ठीक है। चलिए तो कॉपर होगा, लेकिन इनेमल्ड भी याद रखना है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, यस तो करता रह करो, ठीक है। यस करने में लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और चीजें मुझे पता लगती है कि हाँ यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, आगे कुछ फीडबैक मुझे भी मिल रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ हाँ चलिए, देखिए अब बात करें तो दोनों तांबे की बनी होती है। अब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ प्राथमिक का ध्यान रखना, प्राथमिक स्रोत से जोड़ी जाती है। स्रोत का मतलब हो गया दोस्तों, समझ गए ना भाई, प्राथमिक स्रोत जहां से सप्लाई आ रही है, मतलब उसे स्रोत कहेंगे ना भाई। स्रोत बैटरी क्या है, एक स्रोत है भाई, उससे हम सप्लाई ले सकते हैं। अल्टरनेटर क्या है, एक स्रोत है, उससे हम सप्लाई ले सकते हैं। तो प्राथमिक वाइंडिंग कहां से आ रही है, जो ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर से आपकी जो आएगी, ठीक है, यानी जिधर की साइड से सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिल रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, और जहां से हम सप्लाई ले रहे हैं यानी लोड को जोड़ रहे हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन वो बाकी की चीजें हैं, टर्नों के ऊपर निर्भर करेगी। क्वेश्चंस में सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एनिमल कॉपर वायर, बिल्कुल यस यस है ना, हाँ। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए आप, 10 क्वेश्चन है शायद आज, है ना। तो कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मतलब क्या है, तबीयत आपको बता ही दिया, खराब सी है थोड़ी सी, इस वजह से थोड़ा बेसिक, उसके बाद ये। चलो अब एक चीज और पूछ लेता हूं दोस्तों, ठीक है। एक चीज और पूछनी है दोस्तों आपसे कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा बेसिक भी लाएं। जैसे मान लीजिए आज तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन एक एक स्लाइड में स्टार्टिंग में बेसिक लिया है, उसके बाद क्वेश्चंस कर लें, ताकि आपके बेसिक्स भी कवर होते जाएंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्लाइड में आपको बेसिक, उसके बाद रोज 25-30 क्वेश्चन अपन कर लिया करेंगे। तो क्या ऐसा आपको जचता है भाई? आज जहां तक हमारा हो चुका है, मान लीजिए अब ये हमने पढ़ लिए प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बारे में थोड़ा सा, तो इसके आगे का वैसे जैसे ब्रीदर हुआ आपका, अदर टॉपिक है जैसे कि आपका सिलिकॉन के बारे में, सॉरी जैसे अपनी और चीजों के बारे में बात करेंगे भाई, किस किस प्रकार के स्टेप अप स्टेप डाउन है, आपका ब्रीदर होता है, कंजर्वेटर होता है, ठीक है, तापमापी होती है। तो वो एक एक स्लाइड में रोज लाया करेंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर चल जाया करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, आपका फीडबैक भी यस रहता है। मतलब जो यस देगा ना, वो क्यों देगा, वो जो देगा जिसको इंटरेस्ट है, और जो नहीं कि भैया आया तूफान की तरह आया और आंधी की तरह गया, तो वो नो लिखेगा। देखिए, कोई गलत मत मानना जो नो लिख रहा हो कोई, तो मैं वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ। चलिए, हाँ बेसिक भी लीजिए, लेकिन पूरा बेसिक नहीं लाएंगे, नहीं तो फिर आधे से भग जाते हैं। इसलिए एक स्लाइड में बेसिक और देन सेकंड फिर अपने क्वेश्चन चल जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ए, बल्कोज रिले में माल फंक्शन होता है के कारण, किसके कारण माल फंक्शन होता है? ए, ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट के कारण, बी, भारी बाह्य शॉर्ट सर्किट के कारण, सी, तेल पर स्थिर रिले लेवल से नीचे गिरने की वजह से, या डी, असंयमित ब्रीथिंग एक्शन की वजह से। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चंस पे चल दिए हैं। और ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो भी पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्त, आज तो आप क्लास लीजिए, कल से अपने साथियों को भी लाना है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल को शेयर करना है, ठीक है। थोड़े सब्सक्राइबर गेन करवाओ यार, ताकि किसी को दिखाए ना कि भाई हम लाइव क्लास भी लेते हैं, तो किसी को लाएं भी अपने चैनल पे, जैसे किसी को पढ़ाने के लिए भी, तो वो देखे तो सही कि यार क्या 3-4 हजार सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारी हेल्प कर दिया करो। देखिए, ग्लूकोज रिले के माल फंक्शन, अब कुछ दोस्तों को माल फंक्शन का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश वाले उनको तो कंफर्म हो जाएगा। माल फंक्शन का मतलब दोस्तों कि आपको मान लीजिए कह दिया कि आप भैया कल स्कूल जाएंगे, फिर बोल दिया आप कल ऑफिस जाएंगे, कल बोल दिया आप गांव जाएंगे, फिर बोल दिया कि कल आप मंदिर जाएंगे, तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा सारा, मतलब कि वो कहते हैं ना हमने नॉर्मल भाषा में गुड़ गोबर होना, वही वाला सिस्टम हो गया है। माल फंक्शन का मतलब उसके फंक्शंस में एरर आ गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, ठीक है, मतलब उसके अंदर पूरा गड़बड़ा गया सेटलमेंट, ठीक है। तो बल्कोज रिले माल फंक्शन होता है के कारण, तो जब आपका ट्रांसफार्मर दोस्तों ओवरहीट करने लगता है, भैया आपके ट्रांसफार्मर है, आपको पता होना चाहिए कि वाइंडिंग होती है, क्रोड होती है उस पे, और बाकी कुछ नहीं, उसमें ऑयल होता है जिसको सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं। इसके अंदर ऑयल होता है दोस्तों, और जब ऑयल ज्यादा गर्म हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सुनते हो ना कई बार कि वो फलानी जगह पे आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, फट गया। वो फटता क्यों है? आपका देखिए इसमें ऑयल भरा है, अब ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो दोस्तों ऑयल क्या होता है, फैलने की कोशिश करता है। भैया गर्म होने पर तो अपन ही फैल जाते हैं ना, जब धूप में रहते हो तो अच्छे अच्छे लिपट जाते हैं। तो जब ऑयल आपका दोस्तों क्या है, पहले सिकड़ा हुआ रहता है ठंडा, लेकिन जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा वो फैलने की कोशिश करेगा। दूध नहीं निकल जाता है भैया, अपने डब्बे में दूध गर्म कर रहे हैं और दूध ऊपर निकल जाता है गर्म होने, वैसे ही आपका ये ऑयल भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और दोस्तों ये पैक रहेगा चारों तरफ से, तो ये क्या करेगा भाई, जगह तो बनाएगा और नहीं मिलेगी तो ये फट जाएगा। तो वही सिस्टम है, ग्लूकोज रिले उसके लिए जिम्मेदारी रहती है कि ट्रांसफार्मर जैसे ही ओवरहीट करने लगेगा, ग्लूकोज रिले अपना वर्क करेगी, और रिले अंदर इंटरनली फंक्शंस की काम करती है। रिले के बारे में पूछते हैं कि इंटरनली फंक्शन पे वर्क करती है, ठीक है। तो इंटरनली जितने भी एरर आते हैं, ग्लूकोज रिले उसके लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है दोस्तों। ये एक तरीके से अलार्म बजाएगी, अलार्म बजाएगी, और जहां देखिए आपका ट्रांसफार्मर इधर से प्राइमरी है, तो स्रोत से सप्लाई आ रही है ना, उसको क्या कर देगी, कट ऑफ डाल देगी, और ट्रांसफार्मर से सप्लाई आना बंद हो जाएगी और ऑयल ठंडा हो जाएगा। अगर ग्लूकोज रिले काम नहीं करे ना, तो समझ जाइए फटाफट उसमें उधर फटाके फूटने वाले हैं। चलिए चीजें देखिए, बहुत डीप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। अभी कोई आपका कोई आसपास एग्जाम भी नहीं है, ना ही कोई इतना है, तो आराम से पढ़ लेती है।
पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। आदित्य जोशी से स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। चीजें समझ में आ रही है ना? चीजें समझ में आ रही है तो देखिए यस करते रहिए। सर ये यूपीपीसीएल के लिए बेटर रहेगा, मनोज गुप्ता जी, बहुत बेटर रहेगा दोस्त। मतलब कि आपको मैं 100% लिख के दे सकता हूं दोस्त कि ट्रांसफार्मर में अगर आप पूरी क्लास नोटिस करोगे, लास्ट तक की पूरी क्लास लोगे, अच्छे से उनको देख लोगे, तो दोस्त 101% आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और आसपास की चीज को भी कवर कर लेंगे तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या दोस्तों चलते हैं 2 की ओर। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? यानी आपने ट्रांसफार्मर को भैया एक जगह बना दिया है, रख दिया है, तो क्या चीज काम नहीं आती? ए कंजर्वेटर, बी ब्रीदर, सी ग्लूकोज ले और डी उत्तेजक एक्साइटर। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से जब बताएं दोस्तों। देखिए अगर बात करें दोस्तों ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है, सिंपल सी बात है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तेजक। जैसे कि हम डीसी जनरेटर में यूज करते हैं एक्साइटर, तो ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। यहां पर तो बस प्राइमरी में आप सप्लाई दोगे, सेकेंडरी में उसमें कोई इशू नहीं होता, इजीली आपकी सेकेंडरी में सप्लाई जनरेट हो जाती है। तो यहां कोई भी अलग से एक्साइटर की जरूरत नहीं है, कोई बैटरी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लूकोज रिले सॉरी कंजर्वेटर टैंक, बिल्कुल दोस्तों। आप मान लीजिए ये आपका मेन टैंक है, इसके ऊपर एक गोल मटोल सा देखा है कहीं ने? देखा है कि कंजर्वेटर टैंक एक गोल मटोल सा होता है, बीच में एक पाइप लगी रहती है इन दोनों के बीच में, तो वो गोल मटोल क्या कहलाता है दोस्तों? आपका कंजर्वेटर टैंक। और इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या लगी रहती है? ग्लूकोज रिले। और ब्रीदर दोस्तों कहां रहता है? बस इसके पास में उल्टे जे आकृति का, उल्टे जे आकृति का किसमें? कंजर्वेटर टैंक में। तो तीनों चीजें कैसे जुड़ी होती है वो भी याद होना चाहिए दोस्तों। चीजें जब हम 10-10 बार रिपीट करेंगे ना, आप सोचते होंगे यार ये क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लेते हैं। भाई मेरा यही तरीका है दोस्त पढ़ाने का, कि मैं हर चीज को 3-3 बार रिपीट मार देता हूं, तो अगला वाला बंदा उसको दिमाग मतलब सोते सोते भी उसको वही चीज याद आएगी, अरे वो कंजर्वेटर वहां था, वो उसमें ग्लूकोज रेल लगी थी, बीच में वो था और ये था, मतलब वो ऐसा सोचेंगे कि उसके चारों ओर ये चीज घूमती रहे, ठीक है दोस्तों। हाँ, सिलिका जेल के बारे में बताएं भाई, सब चीज आएगी माल साहब, सब चीज आने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए दोस्तों, बात करें दोस्तों, अब थोड़ा सा चलिए बता देते हैं क्योंकि बेसिक नहीं किया ना। ये कंजर्वेटर टैंक होता है। चलिए एक क्वेश्चन है, यहाँ 2 मिनट ले लेता हूं दोस्तों, आप यदि इजाजत दें एक बार यस करें तो, और नो कर दे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक बार बता दीजिए, कुछ थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप लोगों का, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागें? देखिए जैसा आप चाहेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। बता दीजिए एक बार, इजाजत दे दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। इस तरह से लेक्चर होना चाहिए। थैंक यू दोस्त। चलिए अब चलिए सुन लीजिए तो फिर। अब देखिए दोस्त, थोड़ा सा है ना ट्रांसफार्मर आपके दिमाग में क्या होगा, मतलब घूमने लगेगा। देखिए वो घूमने लगेगा और उसको घुमा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका होता है मेन टैंक, ये होता है आपका मेन टैंक, बड़ा वाला टैंक जो है ना, इसके अंदर होती है दोस्तों आपकी इस तरीके से क्रोड होती है जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इस पर दोनों साइड में वाइंडिंग कर देते हैं। ये मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। इसमें दोस्तों ऑयल भरी रहती है, ठीक है। अब ये ऑयल भरी रहती है, इसके बीच से एक छोटी सी पाइप नली का निकाली जाती है और ऊपर एक गोल मटोल टैंक रख दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कंजर्वेटर। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, समझ जाना बस, ठीक है। ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खराब है यार। कंजर्वेटर टैंक बन गया, कंजर्वेटर टैंक बन गया। अब देखिए इसके साथ उल्टे जे आकृति का एक ब्रीदर लगाया जाता है, और बीच में जो यहाँ गैप होता है ना, यहाँ पर ग्लूकोज रिले। तो तीनों चीजें लग गई दोस्तों। देखिए कंजर्वेटर टैंक ऊपर बन गया, ग्लूकोज रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लग गई, ब्रीदर उल्टे जे आकृति का कंजर्वेटर टैंक में। अब देखिए नॉर्मल प्रोसेस होता क्या है, आपकी वाइंडिंग में आपने करंट इधर से स्रोत से जोड़ दिया, मतलब आगे से सप्लाई आई और यहाँ से लोड लिया। अब लोड ज्यादा हो गया या ऐसा कुछ भी इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यहाँ की जो ऑयल है ना दोस्तों, वो गर्म होने लगती है, और गर्म होगी तो वो फैलेगी, और फैलेगी तो दोस्तों इस पाइप के थ्रू किसमें जाएगी? कंजर्वेटर टैंक में भैया। क्योंकि अब इसको क्यों रख रहे, बाहर ही निकाल दो ना। बाहर इसलिए नहीं निकालते भाई, ऑयल वापस भी तो ठंडा होगा, तो वापस इसमें ऑयल डालना पड़ेगा, तो ये ऑयल वापस इसमें से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कि भैया इसमें जैसे उफान लेगी तो ऊपर वाले में भग जाएगी, और जब वापस इसमें जगह बनेगी तो वापस आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बीच में लगी होती है आपकी ग्लूकोज रिले, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए ब्रीदर उल्टा जी आकृति का। अब ब्रीदर क्यों लगा रहता है भाई, इसका क्या काम है कि मान लीजिए आपका इसमें दोस्तों क्या होती है कि अभी ये खाली है, तो खाली है तो इसके अंदर हवा भरी है, जब इसमें से मान लो ऑयल ऊपर आएगा तो इसकी हवा बाहर जाएगी, तो भाई ब्रीदर से बाहर निकल जाएगी। अब मान लीजिए वापस ये जब इसकी पूरी ऑयल वापस नीचे आएगी, तो भैया हवा तो वापस जाएगी ना, तो हवा इसके थ्रू जाएगी, ब्रीदर के थ्रू वापस किसमें? हमारे कंजर्वेटर टैंक में। और जो ब्रीदर भाई साहब है ना, उसके बीच में सिलिका जेल रखी रहती है। वो क्या करती है, अगर मान लीजिए मौसम की नमी अंदर जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमारी क्या है, क्या खराब हो सकती है, ऑयल खराब हो सकती है, बहुत महंगी है ना, तो उसको बचाने के लिए ब्रीदर के बीच में दोस्तों क्या लगाई जाती है? सिलिका जेल। और सिलिका जेल नमी को सोख लेती है और बाकी शुष्क हवा को अंदर पहुंचा देती है, ठीक है। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार यस नो कर दीजिए। नॉर्मल बेसिक मोटा मोटा मैंने बता दिया मेरी तरफ से। अब देखिए अब कितने सारे कमेंट्स आ गए। अब कमेंट्स मैंने लिए नहीं। मनोज सिंह जी यूपीपीसीएल एग्जाम में जो अगस्त में, हाँ यूपीपीसीएल का एग्जाम लगभग अगस्त का वीक सेकंड दे रखा है ना,
जनरल वाली सीटें शायद मेरे हिसाब से अदर स्टेट के लिए ही है शायद, और बाकी आप देख लेना दोस्तों, शायद कुछ परसेंट भी हो सकता है। चलिए, नमी को सोख लेती है, हाँ बिल्कुल आपकी सिलिका जेल नमी को रोक लेती है अपने पास, ठीक है। ये ओवरव्यू है, ऐसा नहीं करा कि यहाँ चीज मैंने सबको समझा दी, एक माइंड सेट हो गया आपका कि आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग कैसे करता है, नॉर्मल है ना भाई। ये ऊपर जाएगा ऑयल, फिर नीचे आएगा तो उसमें एयर जाएगी तो ब्रीदर काम करेगा, ग्लूकोज रिले काम करेगी। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है तो ग्लूकोज रिले भी काम कर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें काम करेगी। बाकी बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, एक्सप्लोजन वेंट होता है, इसमें थर्मल रिले भी रखे, तो बहुत चीजें और भी हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ 5 से 10% की समथिंग, हाँ कुछ ऐसा ही होगा सकते, ठीक है, वो भी देख लेंगे अच्छे से, फिर बता देंगे आपको। चलिए, ओमकार जी स्वागत है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो उत्तेजक राइट आंसर है ना, इसका तो छोड़ देते हैं। चलो सर, सिलिका जेल नहीं होता है सर। देखिए, सिलिका जेल नहीं होता है, या क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हैं सिलिका जेल नहीं हो, तो सिलिका जेल नहीं होगा ना तो दोस्त उसमें क्या होगा, फिर मौसम की जो नमी है, मतलब जो पानी होता है ना, वो भी अंदर जाएगा, और अंदर जाके जो अपनी महंगी वाली ऑयल है ना दोस्त, वो जल्दी खराब हो जाएगी। वो अचालक होती है ना पूरी ऑयल, कैसी होती है, इंसुलेटेड टाइप की होती है, शुष्क मतलब ठंडा करने के लिए, और इंसुलेटर रहती है, तो उसका इंसुलेशन खराब हो, क्योंकि पानी जाएगा, पानी तो चालक है, तो ऑयल को खराब कर देगा, फिर ऑयल बहुत जल्दी चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर सिलिका जेल इसलिए रखी जाती है। हाँ ओम प्रकाश जी, आप बोल रहे हैं 5 से 10% सीट मिलेगी, बिल्कुल दोस्त, उस पर मैं देख लूंगा एक बार और, है ना, अगर सही है तो फिर मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर सिलिका नहीं होता है भाई, सिलिका नहीं होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर में नहीं होता है? सिलिका होता है यार, जिनमें सब में ऑयल होती है, बड़े वाले में यार। चलिए, हिस्टेरिसिस हाथ से सबसे कम निर्भर करता है, जल्दी से बता दीजिए। चलो, हिस्टेरिसिस हाथ से सबसे कम निर्भर करता है, ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, बी आवृत्ति पे, सी एम्प्लॉयड जो तापमान है टेम्परेचर उस पे, या डी मटेरियल की मात्रा पर। अरे बाप, हाँ हाँ, सॉरी 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 यार, बहुत गलती हो रही है जावेद भाई, थैंक यू। हाँ सॉरी सॉरी, मैं समझ गया भाई। नीला नीला, हाँ मैं थोड़ा मतलब, अब क्या कहें, छोटा सा मोबाइल पढ़ने में भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ। हाँ ब्लू होती है, बिल्कुल दोस्तों। सिलिका जेल का कलर जब नॉर्मल होती है, ट्रांसफार्मर की बात हो तो आपको ब्लू कलर करना है, इस पे बात हो भी चुकी है। और जब खराब हो जाती है तो वो ब्लू कलर से हल्की गुलाबी कलर की ओर बढ़ जाती है, ठीक है। और वापस सही करने के लिए 140 या 200 140 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको गर्म करेंगे, देन वो वापस सही हो जाएगी, उसे वापस यूज ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस करेंगे धीरे धीरे, बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे। चलिए, आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे लास्ट तक, ठीक है। चलिए आगे आइए 3 नंबर क्वेश्चन की, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, एकदम सही है दोस्तों, सी। अरे ए मत दीजिए मेरे भाइयों, सी होगा। देखिए आपको मैं बता दूं भाई, हिस्टेरिसिस हाथ से, ठीक है, हिस्टेरिसिस हाथ से क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या किसी को? WH, ये एच है नहीं है ना, WH यानी हिस्टेरिसिस लॉस से एक दोस्तों, इसमें आता है BM 1.6 F/B, ठीक है, यही होता है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है भैया, निर्भर कर रहा है, और पदार्थ की मोटाई पर निर्भर कर रहा है, आयतन पे, तो वही पदार्थ की आयतन पे भी, मात्रा पर निर्भर करेगा, इस आवृत्ति पर भी निर्भर कर गया। और ये BM का मतलब हो गया फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स हो गया, तो चुंबकीय के क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, लेकिन टेम्परेचर का इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं? स्विच का नाम दोस्त अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा आपको पता होता है एक बार बताइए। हाँ, क्लिक नहीं कर रहा है अभी थोड़ा माइंड नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, ट्रांसफार्मर एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर है, बी गतिज मशीन है, सी स्थैतिक मशीन है, और डी रोटरी कन्वर्टर। हाँ बिल्कुल दोस्त सही कह रहे हो आप, मरकरी स्विच होता है। चलिए बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल क्लिक नहीं करता है कभी बार दिमाग में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मरकरी स्विच होता है बिल्कुल। देखिए दोस्तों, बताइए ट्रांसफार्मर एक है, प्रवर्धक है यानी एम्पलीफायर है, और गतिज मशीन है, स्थैतिक मशीन है, या रोटरी कन्वर्टर है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ही हमने ये पॉइंट क्लियर किया था, स्थैतिक मशीन है, सी, यानी स्थैतिक मशीन का मतलब इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रश्न संख्या 5, बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट ऑप्शन, और एक दूसरे के देखा देख मत करा करो, सब पढ़ पढ़ के क्या करो। ए NS बड़ा होगा NP से, ठीक है, अब ये बड़ा है या छोटा है आप, चलिए मैं ही बोल देता हूँ फिर। NS बड़ा होगा दोस्तों NP से, या परिवर्तित होता रहता है, या NS = NP, या NP बड़ा होगा NS से, ठीक है दोस्तों। इस सिंबल का मतलब जिस साइड में मुंह खुला हुआ है ना वो बड़ा होता है, और जिस साइड में बंद है वो छोटा होता है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, हम वैसे याद रख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते क्यों थोड़ा प्रेशर बढ़ता है दिमाग पे, और फिर बड़े छोटे का ही गड़बड़ कर देते हैं कई बार, ठीक है, या फिर थोड़ा टाइम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस साइड में मुंह खुला हुआ है वो बड़ा, जिस साइड में मुंह बंद है उस साइड छोटा। चलिए देखिए, आंसर अभी भी BCA सब मिक्सअप चल रहा है, मतलब छक्का चौका सब मार रहे हैं, ठीक है। अब जो
ए मारे हैं वो तो सही है, बाकी सब रन आउट हो गए हैं। देखिए बात करते हैं स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब दोस्तों हो गया आपकी प्राइमरी में टर्न संख्या कम होनी चाहिए और दोस्तों सेकेंडरी में अधिक होनी चाहिए। तो सेकेंडरी में अधिक होगा तो स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंडरी को कैसे लिखेंगे आप, एन एस यानी नंबर ऑफ टर्न किसमें, सेकेंडरी में जाता है, और एनपी से मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में। जब सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे तो विद्युत वाहक बल ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। सेकेंडरी में टर्न ज्यादा। अरे ललित भाई क्या डी क्या ए सी दे रहे भाई दादा हो, पहली बार पढ़ रहे हो क्या ट्रांसफार्मर? सिंथेटिक ऑयल होता है दोस्त सुमित कुमार जी, ठीक है दोस्तों। एन एस बड़ा यानी सेकेंडरी में टर्न ज्यादा और प्राइमरी में कम होंगे, तभी तो मेरे भाई स्टेप अप बनेगा। अगर स्टेप डाउन पूछता तो फिर आप डी ऑप्शन पे जाते, ठीक है। स्टेप डाउन पूछता तो आप डी की ओर जाते, ठीक है। तो समझ गए ना, नंबर ऑफ टर्न किसमें, सेकेंडरी में ज्यादा। भाई जिसमें भी टर्न ज्यादा होंगे, चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में हो, जिसमें भी दोस्तों टर्न ज्यादा होंगे वो दोस्तों आपकी बाइंडिंग में वोल्टेज भी ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो एनएस में ज्यादा है तो वही स्टेप अप बन गया, और एनपी यानी प्राइमरी में ज्यादा है सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन हो गया ना। भाई डाउन मिल रहा है आगे तो, ठीक है। सीजे समझ में आ रही है कि कुछ रामायण हो रही है यहाँ पर? भाई ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है दोस्तों। अगर इधर टर्न ज्यादा है ना तो आपका स्टेप अप हो जाएगा, और यदि इधर टर्न कम है तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्रोत हमेशा इधर जुड़ा, सॉरी इधर क्या जुड़ता है, लोड हमेशा सेकेंडरी में जुड़ा होता है, और लोड से ही पता लगेगा कि लोड को ट्रांसफार्मर से कम मिल रहा है आपका वोल्टेज या ज्यादा मिल रहा है। अगर कम प्राइमरी से ज्यादा मिल रहा है तो स्टेप अप हो गया, अगर प्राइमरी से कम मिल रहा है तो स्टेप डाउन हो गया, और ये चीजें इनको डिसाइड करती हैं कि कौन सी में टर्न ज्यादा होंगे, ठीक है दोस्तों। टर्न के इक्वल चलता है वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को खालिस्तान ये बनाया जाता है। हाई स्पीड स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी कास्ट आयरन, डी सॉफ्ट आयरन। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ विश्वकर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोस्त। गुड इवनिंग राम अवतार सिंह जी, गोरखपुर से हो भाई, बहुत अच्छी बात है यार, आप बहुत दूर से हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं ना, अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सभी से इस तरीके से मिलके। हाँ दौलत सिंह जी स्वागत है, डॉक्टर दौलत। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के लिए कौन सी बुक लें? और यार डिप्लोमा की एक बुक है यार, अगर आप ले सकते हो तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है, उसमें सारा आपका वो हो जाएगा कवर। बहुत जल्दी मैं ही स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स भी तैयार कर लिए मैंने अच्छे से, और बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको ना। चलिए तो जल्दी से देखिए, इसकी बात करें तो फिर ऑप्शन में बी सी डी आई सब आ रहे हैं भैया। मैं भाई राजस्थान जयपुर से हूँ भाई कुमार साहब। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों एडी करंट हॉस से मतलब कि एडी करंट लॉस है। अरे यार अब एबीसीडी कहाँ से इसमें सही होगा? डूंगर सिंह जी वेलकम, स्वागत है। इसमें एबीसीडी कौन सा सही होगा यार? आप जबरदस्ती चेपे जा रहे हो, ए कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। भाई एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस किससे रिलेटेड रखता है दोस्त? एडी करंट रखता है आपकी लेमिनेशन से। यार लेमिनेशन से बताया था ना अभी, जस्ट बात ही करी यार। अब लेमिनेशन का कहाँ इसमें ऑप्शन है? कुछ है नहीं है ना। तो लेमिनेशन मैंने बोला था कि एडी करंट के लिए लेमिनेशन और स्टेरिसिस के लिए उसका जो मटेरियल है वो निर्भर करेगा। भाई स्टेरिसिस लॉस होता तो आप फिर इसमें से कुछ छक्का चौका मारते। भैया यहाँ तो टेनिस का तो मैच चल रहा है, आप छक्के चौके मार रहे हो क्यों जबरदस्ती? नहीं दोस्तों देखिए, अगर बात करें एडी करंट हादसे की तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेमिनेटेड के लिए, है ना, लेमिनेशन के लिए, ठीक है। इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ अगर दोस्तों ये हिस्टेरिसिस लॉसेस के लिए आता तो आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों डी सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का बनता है हमारा ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, किसकी? सॉफ्ट आयरन की, ठीक है दोस्तों। ये हाई स्पीड स्टील मत कर देना, माइल्ड स्टील मत करना, कास्ट आयरन मत करना। तो सॉफ्ट आयरन होगा नॉर्मल लोहा जिसको हम कहते हैं। चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाते? चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाते कि ये जो अभी 34 लोग देख रहे हैं ना, ये 14 ही रह जाते हैं, मतलब इसमें से 20 गायब हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते यार। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो उल्टा अच्छा लगता है कि पहले बेसिक कराओ उसके बाद। अब बेसिक कराएं तो 4 5 10 मैंने करा के देख लिया ना, 1 2 चैप्टर के, पता लगता है बेसिक में तो गायब हो जाते हैं सारे दोस्त। तो चीजें समझ गए यहाँ पर? मस्त, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7th नंबर पे। इसको भी मस्त बना दीजिए कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बात कर रहा है दोस्तों, तो उसकी लोह क्षति यानी आयरन लॉसेस 500 वाटेज है, तो उसकी दोस्तों कॉपर हानि होगी। जल्दी से बताइए दोस्तों, ए 250 वाटेज, बी 500 वाटेज, सी 1000 वाटेज और डी 125 वाटेज। वेलकम दोस्तों, जो भी नए दोस्त जुड़े हैं, पहली बार जो क्लास में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली लाइव क्लासेस शाम को होती है और मॉर्निंग में 8 बजे एक इलेक्ट्रिक डोज मिलता है, तो वो डोज भी ले लिया करो ना, ताकि तबीयत ठीक रहेगी, आपकी थ्योरी अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो एक फॉर्मूला तो मेरे भाइयों सबको रटा रटाया होगा शायद, है ना, कि अधिकतम दक्षता कब मिलती है? जब लोह हानि,
ठीक है। लोह हानि बराबर होती है दोस्तों आपकी ताम्र हानि। ये तो मेरे भाइयों आपने शायद हजारों बार सुन लिया होगा कि मैक्सिमम दक्षता, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, अधिकतम दक्षता कब मिलेगी? जब लोह हानियां कॉपर हानियों के इक्वल रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब ये अधिकतम दक्षता की बात कर रहा है, बिल्कुल भैया लोह हानि 500 है, भैया कॉपर हानि कितनी होनी चाहिए? 500 ही होनी चाहिए, तो अधिकतम दक्षता पर काम मार जाएगा। तो बहुत अच्छा राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 500 वाटेज। इसको हम और भी कम ज्यादा करेंगे, है ना, कि ए 1/3 हो गया है 50% लॉस पे, तो वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसकी सारी टाइप्स आ जाएंगी, है ना। यूं मत करना कि एक सिंपल से टाइप करके छोड़ दिया, और बहुत टाइप्स आएंगे इसमें। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर दोस्तों। ए, ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग की जाती है? ए, एडी धारा क्षति को कम करने के लिए, बी, हिस्टैरिसीस को कम करने के लिए, एडी एवं हिस्टैरिसीस दोनों को घटाने के लिए, या डी, सस्ती होने की वजह से यूज कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है, और अब भी गलत करेगा तो फिर मैं उसको पनिशमेंट दे दूंगा यहीं से। चलिए देखिए दोस्तों, लाइक, जिस भी मेरे भाई को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए यार। 10-12 लाइक ही हुए दिखे अभी तक तो, मेरे को लग रहा है लाइक वगैरह मेरे को दिखते नहीं है, लास्ट में देखता हूँ। तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, कितने हो गए थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए यार दोस्तों। और एक भाई तो डिसलाइक भी दे गए, तो लाइक ज्यादा होनी चाहिए आज। ठीक है, आज कम से कम 50 लाइक तो होना यार। ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो गया, सबसे शानदार चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। चलो लाइक डिसलाइक को छोड़ते हैं अभी, है ना, आप कर देना सब। एडी धारा और हिस्टैरिसीस धारा, तो दोस्तों लेमिनेशन के लिए मैंने अभी जस्ट बताया है, लेमिनेशन के लिए कौन सी एडी धारा यूज करते हैं? एडी धारा ही निर्भर करती है, और सिलिकॉन मिलाना पड़ता है इस्पात के अंदर, तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो दोनों चीजें याद रखनी है। सर आज तो 3 डिसलाइक हो गए, और राम रे 3 डिसलाइक। बंद करें फिर टॉपिक को यार, आज नहीं, फिर आगे मतलब ट्रांसफार्मर। चलिए हाँ, डिसलाइक देने वाले भाई कम से कम देखने तो आए। ठीक है चलो, अभी मोरल मत तोड़ो मेरा, मत बताइए डिसलाइक, लाइक बताया करो यार क्लास में, डिसलाइक मत। ठीक है, वैसे मेरे को दिखता है यहाँ से एक ही दिख रहा है अभी तक तो। चलिए देखिए, लेमिनेशन का मतलब हो गया कि एडी धारा पर निर्भर करेगा, और सिलिकॉन दोस्तों किस पे? हिस्टैरिसीस लॉस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत भागफल निर्भर करता है? ए, केवल आवृत्ति पर, बी, केवल लपेट एवं आवृत्ति पर, सी, केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, और डी, आवृत्ति, लपेट की संख्या, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। 26 हो गई, 36, कोई 36 लिख रहा है, कोई 26 लिख रहा है। चलिए हो जाने दो, लाइक डिसलाइक कुछ मिल रहे हैं जो मिलने दो यार, क्लास तो चलानी है ना। ज़्यादा मिलेंगे तो ये होगा टॉपिक चेंज कर देंगे अपन को। पसंद नहीं आया यार मेरे को, तो ऐसा लगा उल्टा आज अच्छे से चला क्लास, आज ज़्यादा लोग भी जुड़े हैं हमसे। ठीक है, तो अब ज़्यादा लोग चले, 3 डिसलाइक मार गए उन भाइयों की, अच्छी बात है। अब लाइक बढ़ा दीजिए आप, तो रेशो बना रहेगा अपना। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ से याद करना पड़ेगा। ठीक है, ईएमएफ ज्ञात करने का दोस्तों बहुत बार पूछा भी जाता है कि अपना जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो आपको बता दूं दोस्तों 4.44। ठीक है दोस्तों, और 5FN, ये छोटा फॉर्मूला याद जरूर कर लेना दोस्तों। 4.44 5FN। 5 का मतलब हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो अपना फ्लक्स होता है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, N का मतलब हो गया दोस्तों टर्नों की संख्या। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न। अगर प्राइमरी का वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी के टर्न लिख देंगे, और सेकेंडरी का निकालेंगे तो सेकेंडरी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है तो 50 रहेगी लगभग। फ्लक्स प्राइमरी का है तो प्राइमरी का, और सेकेंडरी का है तो सेकेंडरी का। सर क्लास तो मस्त है, फिर डिसलाइक कहाँ से आ गए? अच्छा, डिसलाइक का भी मुझे पता है, 1-2 का तो क्यों आ जाते हैं। कुमार भाई आप कभी भी डिसलाइक नहीं करेंगे ये कह रहे हैं दोस्त। डिसलाइक करने की बात नहीं है दोस्तों, अगर मतलब कुछ मान लीजिए कि कुछ ऐसा टॉपिक है कि जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, या कुछ मतलब ऐसा रो थोड़ा सा टॉपिक हो गया कि बस गीत गा दिया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो डिसलाइक दीजिए, कोई वो नहीं है। देखिए मैं किसी से भी ये नहीं कह रहा कि आप डिसलाइक मत दीजिए, डिसलाइक दीजिए, बट साथ में रीजन बता दोगे ना तो उस चीज़ को हम हैंडल करेंगे, उस चीज़ को हम बेहतर करेंगे, बस ये चीज़ है। बाकी नहीं देना और देना वो तो आपकी इच्छा है फिर, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फॉर्मूला याद रख लेना मेरे भाइयों, ठीक है। हाँ चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है? ए, जल, बी, नमक, सी, सिलिका जेल, और डी, खनिज तेल। इस पे बात हो चुकी है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, देखिए सबका बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आया है यहाँ पर। बिल्कुल सही है जो डबल ई वाले कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डबल ई, कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। 5 उंगलियां बराबर इसलिए नहीं होती दोस्त, अब किसी को चुभ सकता है ये बात मैं बोलूंगा कि मान लीजिए आपने थोड़ा टॉपिक पढ़ रखा है ना, और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ें क्लियर आएंगी, लेकिन जिसने
कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, ITI कर लिया और वो पढ़ने आ गया ना, तो उसके तो बिल्कुल हवा से निकल जाएगी। तो वो तो डिसलाइक मार के जाएगा ना, उसको तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। जिसने हल्का फुल्का बुक देख रखी वो चीज़ें समझने लगेगा। देखिए राइट आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा, लगभग सभी का सी था। ठीक है, बहुत अच्छा। सिलिका जेल, सिलिका जेल रंग होगा ब्लू और खराब होने पे हो जाएगी हल्की गुलाबी, और अगर वापस सही करनी है तो 140 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो और वापस इसको यूज ले लो। क्या काम करती है? काम करती है दोस्तों आपकी नमी को सोखती है। चलिए तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है? एक छोटा सा काम कर देना। चलो अब आप एक छोटा सा काम तो कर सकते हो ना, मेरी बात देखो दोस्तों, कि अभी जब तो क्लास खत्म हो जाए ना तो फटाफट आज नहीं तो कल या आज ही कर देना। तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट्स क्या करो, आपके क्वेश्चन करिए तो वो भी करिएगा। देखिए काम क्या है, लाइक कर देना दोस्तों अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो, ठीक है, और नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ शेयर तो मेरे भाइयों में हाथ जोड़ रहा हूँ, शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है, SHARE है ना, यही होती है ना, तो शेयर कर देना दोस्त, बस और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा आपसे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को जोड़िए और धमाकेदार क्लासेस लीजिए। मॉर्निंग 8 बजे भी आ जाया करो यार, है ना, मॉर्निंग 8 बजे लाइव आ जाया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए 8 बजे। और अरे आज तो अपन 9 बजे ही आ गए ना लाइव, जबकि 9:30 बजे आना था, है ना यार, मैं भी गड़बड़ कर दिया। चलिए 9 बजे का ही फिर अभी तो रखते हैं ना यार, सही है 9 बजे का भी अच्छा भी लग रहा है मुझे टाइम। चलिए अभी तो 9 बजे का रहेगा, तो सुबह 8 बजे शाम को 9 बजे दोनों टाइम बिना नोटिफिकेशन के आ जाया करो, ठीक है। और जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम भी